क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 45। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू वन अनदर एट एन एंगल थीटा। तो दो प्लेन मिरर हैं जो कि एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर है। इंसिडेंट रे ऑन द मिरर M1, मिरर दो मिरर में से एक का नाम M1 है, इज पैरेलल टू मिरर M2। द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M1 अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट मिरर M2। The final reflected ray is parallel to the mirror M1. The angle theta is. तो क्वेश्चन में दो प्लेन मिरर हैं, एक M1 है दूसरा M2 है। ये आपका M1 हो गया मिरर, दूसरे वाले का नाम M2 हो गया। ये M1 ये M2 एक दूसरे से थीटा एंगल बनाते हैं। आफ्टर दैट द इंसिडेंट रे ऑन द मिरर M1 पर जो लाइट गिरती है वो M2 के साथ पैरेलल है। तो देखो M1 पर एक लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं और कोशिश कर रहे हैं ये जो इंसिडेंट रे है वो M2 के साथ पैरेलल हो। ये देखिए, दिस इज पैरेलल टू M2, तो M2 के साथ पैरेलल हो। अब इंसिडेंट तो हो चुका है, तो अब क्या किया जाए, नॉर्मल की फॉर्मेलिटी कर लें। इंसिडेंट के तुरंत बाद नॉर्मल के लिए परेशान होना चाहिए। तो ये वाली लाइट इसके पैरेलल है, तो देखो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। ये नॉर्मल हो गया, ये कितना आ गया 90 माइनस थीटा। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ये कितना आ गया थीटा। उसके बाद में ये लाइट इंसिडेंट किसके ऊपर हुई M2 पर। तो जैसे इंसिडेंट का काम पूरा होता है नॉर्मल बनाया करो, तो नॉर्मल बनाया M2 पर नॉर्मल, M2 पर नॉर्मल। अब जब M2 से जो लाइट निकलती है पैरेलल वाली वो M1 के साथ पैरेलल है। ये क्वेश्चन पे आराम नहीं कर रहा। ये देखो ये वाली लाइट ये रिफ्लेक्टेड है और क्वेश्चन कहता है कि दिस इज पैरेलल टू M1। ये क्वेश्चन कहता है कि M2 से जो रिफ्लेक्ट होती है वो M1 के पैरेलल है, M1 पर जो गिरती है वो M2 के पैरेलल है। तो ये और ये पैरेलल है, ये भी थीटा होगा। बोलो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये भी कितना होगा, ये पूरा 90 तो कितना आ जाएगा थीटा। तीनों थीटा मिला के तो किसके 180। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ जाए। यानी कि इस क्वेश्चन में जो 45 है इसका थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो वो कह रहे हैं उसका अगर आपने सपोर्टिंग डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन फिर हो जाएगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन देखो जो तुम और पूछ रहे हो 49, पढ़ लो भाई 49 क्या है। 49 है आपका, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एन एंगल 45 डिग्री। A second plane mirror is arranged at an angle theta with it. If the ray after reflections from the second mirror run horizontally parallel to the first mirror, then the theta is. क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है और इस हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन मिरर पे जो लाइट गिरती है वो 45 डिग्री पर गिरती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर के साथ एक मिरर और अटैच करके रखा गया है थीटा के साथ। ये हॉरिजॉन्टल वाला मिरर है, हॉरिजॉन्टल मिरर, और इस पर जो लाइट गिरती है वो 45 डिग्री पर आके गिरती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। इंसिडेंट के बाद कुछ करिए ना करिए लेकिन नॉर्मल जरूर बना लीजिए, वो सबसे मेन पॉइंट है इसका। और क्वेश्चन में ये भी कहता है कि एक सेकंड मिरर है जो पहले वाले मिरर के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल वाले मिरर के साथ में थीटा डिग्री पर है। फिर ये लाइट जो है अपना पूरा रूल्स फॉलो करेगी, तो ये वापस आएगी, लौटेगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया। अब जब ये दूसरे वाले मिरर पे लाइट गिरती है तो रन हॉरिजॉन्टली
पैरेलल टू द प्रीवियस मिरर। अब जो लाइट यहां से लौटेगी, आप पहले नॉर्मल बनाओ, ये देखो नॉर्मल। अब जो ये लाइट लौटती है, क्वेश्चन कहता है जो लाइट लौटती है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी इस वाले मिरर के साथ कैसी है, पैरेलल है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये भी, ये कितना आ जाएगा, थीटा। समझ पा रहे हैं ना बात? तीनों एंगल का सम कर दो, कितना है, 180। यहां से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 67.5 डिग्री। यानी आप ऑप्शंस को देखो तो 67 डिग्री तो है पूरे पूरे, 0.5 डिग्री नहीं कहीं दिख रहा है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 0.5 डिग्री में मिनट्स कितने हो जाएंगे, 1 डैश लगा दो तो मिनट, डबल डैश लगा दो तो सेकेंड। यानी जो आंसर 67.5 डिग्री उसको लिख सकते हैं 67 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम जिनका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो कह रहे हैं अगर आप वो कर ले जाते हैं तो आधे से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया। फिर थोड़ा सा ज्योमेट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे जितनी सिचुएशन आपके लिए टिपिकल हो, व्हेन द लाइट इंसिडेंट देन गो फॉर द नॉर्मल। फिर नॉर्मल के लिए जाओ, फिर और कोई काम मत करो, नॉर्मल बन जाओ, उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ो। तो नॉर्मल अगर सही तरीके से बनते जा रहे हैं तो फिर क्वेश्चंस में आप ये देखोगे कि चीजें आपके फेवर में है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कौन सा, 50 नंबर। देखिए भाई 50 नंबर क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। क्या, ए स्मॉल प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल स्क्रीन ऑफ रेडियस आर। तो स्क्रीन गोले जैसी है, स्फीयर जैसी है, उसके सेंटर पे एक छोटा सा पीएम रखा है, प्लेन मिरर रखा है। ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, उस मिरर पर एक लाइट जाके गिरती है। इफ द मिरर मेक्स n रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, और मिरर अगर n चक्कर लगा रहा है यानी मिरर रोटेट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पर जो लाइट का स्पॉट है उसका स्पीड चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में एक स्फेरिकल स्क्रीन है जिसका की रेडियस r है, उसके सेंटर पर एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो पहले इतना काम कर लिया जाए, एक स्फेरिकल स्क्रीन, ये स्फेरिकल स्क्रीन हो गई, इसका रेडियस r है, तो रेडियस दिया गया है r। इसके सेंटर पर एक छोटा सा प्लेन मिरर रखा है, ये रखा है छोटा सा प्लेन मिरर सेंटर पर। ये जो प्लेन मिरर है, पीएम मींस प्लेन मिरर, मेक्स n रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये मिरर घुमाने वाला केस है, और मिरर घुमाने वाले केस में एक तो सिचुएशन वो होती है जब कुछ भी नहीं बदलता है, और एक सिचुएशन वो होती है जब सब कुछ बदलता है। तो नथिंग से स्पेशल तो ऑलवेज काउंट कि आपने मिरर को घुमाया होगा, एफर्ट्स किया है तो कुछ ना कुछ चेंज ही किए होंगे। तो बदलने वाला केस जो है जनरल होता है। तो अगर मिरर के n रिवॉल्यूशंस पर सेकंड है तो ओमेगा मिरर का कितना हो जाएगा, एंगुलर स्पीड मिरर की 2 पाई है, ये ओमेगा आ गया। तो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट का ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 इंटू ओमेगा मिरर, पीएम माने प्लेन मिरर, तो 2 इंटू 2 पाई एल यानी कि 4 पाई एल, ओमेगा रिफ्लेक्टेड का गया। अब ये जो लाइट इस पर गिरती है फिर लौटती है, जब लौटती है रिफ्लेक्टेड वाली लाइट तो यहां स्क्रीन पर स्पॉट बनता है, स्पॉट बनता है। अब आप जो है ऐसा सोचो कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ये स्टोन बांध दिया। अगर स्प्रिंग 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाएगी तो बता होगा स्टोन भी कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें ओमेगा रिफ्लेक्टेड का मिल गया, यही ओमेगा स्पॉट का भी तो होगा, क्योंकि जब मिरर रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी रोटेट करेगी, तो स्पॉट भी क्या करेगा, रोटेट करेगा।
तो यानी कि जो ओमेगा लाइट के स्पॉट का है, ओमेगा लाइट के स्पॉट का दैट विल बी आल्सो 4 पाई एन। हो गया सर, 4 पाई एन होगा। अब ये जो स्पॉट है जब ये मिरर के साथ चक्कर लगाएगा तो कुछ इस तरीके का फीलिंग आएगा कि जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है तो v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या, चक्कर लगाने वाले पार्टिकल का, r माने रेडियस, और चक्कर लगाने वाला पार्टिकल यहाँ कौन है, लाइट का स्पॉट, जिसका कि 4 पाई n। तो आंसर क्या आ गया, 4 पाई n r। ये उस लाइट के स्पॉट की क्या होगी, स्पीड। तो क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पर कि ये जो है आपका साइड व्यू मिरर है, जो कि पार्क्ड कार में है, एक कार खड़ी है उसका ये मिरर है। मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 मीटर है। और इस कार, खड़ी कार है और इस कार के शीशे में देखा गया, मिरर में देखा गया तो एक जॉगर है जो कि जॉगिंग करते हुए 5 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है और जॉगिंग करते हुए कार की तरफ जा रहा है। इस एरो को देखो, कार की तरफ जा रहा है। तो कार में जो इसकी इमेज बनेगी उस इमेज का स्पीड चाहिए। इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव व्हेन जॉगर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो जब जॉगर मिरर से 39 मीटर पर है तो उसकी इमेज का करस्पॉन्डिंग स्पीड कितना होगा, और जब जॉगर 29 मीटर पर है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है हमारे पास में VIM माइनस का m² VOM, याद है? ये VIM क्या था, इमेज वेलोसिटी रिलेटिव टू मिरर, इमेज वेलोसिटी रिलेटिव टू मिरर। और ये जो VOM है दैट इज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी रिलेटिव टू मिरर। रिलेटिव टू मिरर। और स्मॉल एंड मैग्निफिकेशन। तो ये जो वेलोसिटीज हम निकालते थे, दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। याद होगा कि जब ये डेरिवेशंस हमने किया था तो डिफरेंशिएशन किया था ना, और डिफरेंशिएशन करके जो वेलोसिटी निकलती है वो कैसी है, इंस्टेंटेनियस। तो अब इस वाले क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया है, तो क्या सोचें, क्या करें। तो जब नथिंग से स्पेशल तो ऑलवेज वी काउंट द इंस्टेंटेनियस। कुछ नहीं बोलते तो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं, इंस्टेंटेनियस के बारे में सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन को इंस्टेंटेनियस में अभी कर लेंगे। तो निकालते हैं इंस्टेंटेनियस, तो इसको और आगे मूव कराते हैं। VI माइनस का VM और ये माइनस m² VO माइनस का VM। इस पूरी प्रॉब्लम में जो कार है वो पार्किंग में खड़ी है, तो जो अटैच मिरर है वो भी कैसा होगा, रेस्ट में। VM 0 हो गया, VI इज इक्वल टू हो गया m² VO। नेगेटिव को भी आप होल्ड कर सकते हो अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आप देखें तो VO जॉगर की जो स्पीड है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, m² VO है 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स मिरर। VO आपका ऐसा है। अब m कैसे निकलेगा भाई, जब वो जॉगर 39 मीटर पर है तो m निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। m बराबर होता है I/O, वो अप्लाई नहीं होगा। m बराबर होगा B/U, अप्लाई नहीं होगा। m बराबर F/F - U, ये अप्लाई हो जाएगा। f मींस फोकल लेंथ। तो जो ये आपका मिरर है, साइड व्यू जो मिरर है उसकी फोकल कितनी है, 1 मीटर। साइड व्यू मिरर कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ प्लस में, तो यहाँ पे f की जगह में +1 एंड u इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 39। पहले केस में, पहले केस में u कितना है, 39। यहाँ पे 39 लिख दिया, u नेगेटिव होता है हमेशा। m की वैल्यू हो गई 1/1 + 39 यानी कि 1/40 रख दीजिए यहाँ पर। 1/40 का स्क्वायर, तो VI बराबर हो गया 5/40
1600 मीटर पर सेकेंड, और ये कैसा होगा अवे फ्रॉम मिरर, बट दीज आर इंस्टेंटेनियस स्पीड्स। सिमिलरली नेक्स्ट वाले स्टेप में जाओगे, जब ये जॉगर 29 मीटर की दूरी पर है 29 मीटर की, तो फिर से यही फंडा लगाओगे, वी आई बराबर एम स्क्वायर वी ओ, वी ओ तो वही है 5 मीटर पर सेकेंड। अब की बार जब एम निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 29, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/30, कर लोगे ना, तो ये हो गया 1/30 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5/900 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम मिरर। अब एनसीईआरटी की इस प्रॉब्लम में जो मैंने आंसर निकाला है, और जब आप वहां पर आंसर मिलाओगे अपनी इस असाइनमेंट में, ये प्रॉब्लम कौन सी थी 65। तो अब आंसर नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो इंस्टेंटेनियस निकाला है, लेकिन उन्होंने कैसा दिया एवरेज। तो अब एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज का एक ही फंडा है, डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आएगा, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आपका स्पीड निकल आएगी। तो ये तो इंस्टेंटेनियस वाला केस हो गया, एवरेज में निकालते हैं इसको। तो एवरेज के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है इमेज का। तो चेक द सिचुएशन फॉर दिस वन। तो u बराबर है 39 मीटर, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन, और टाइम है 0। तो ऑब्जेक्ट जब 39 पर है तो इमेज कितनी दूरी पर है ये निकालें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इज ए +1 क्योंकि कॉन्वेक्स वाला मिरर है, तो साइड में मिरर कॉन्वेक्स होता है, तो फोकल प्लस में 1 मीटर होगा। v हमें पता नहीं है, u की वैल्यू क्या है -39, ये आ गया 1/1 1/v माइनस का 1/39, 1/1 प्लस 1/39 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से 39 ऊपर 40 1/v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39/40। क्लियर है ना ये बात, और प्लस में आ रही है तो इमेज कैसी है वर्चुअल है। तो ये लिस्टिंग कर लें कि टाइम जीरो पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन है 39 मीटर, और जो इमेज है दैट इज 39/40 मीटर। ये आपने टाइम लोकेट कर लिया। अब कितने समय बाद, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया कितने सेकंड बाद, तो ओके स्पीड की सिचुएशंस में अगर टाइम नहीं दिया तो क्या लेते हैं पर सेकंड लेते हैं। तो टाइम नहीं दिया तो हमने टाइम ले लिया 1 सेकंड का, टाइम बराबर 1 सेकंड। तो जब 1 सेकंड का टाइम होगा तो ये जो जॉगिंग करने वाला पर्सन है ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा 5 मीटर तक चला जाएगा, स्पीड नहीं रखता है 5 मीटर। तो 1 सेकंड बाद ये जॉगर यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कितना मूव कर गया 5 मीटर। पहले ये 39 मीटर पर था, अब जब 1 सेकंड बाद ये उतना मूव कर जाएगा तो नया वाला u कितना होगा 39 माइनस का 5, तो नया वाला u आ जाएगा वो 39 माइनस का 5 यानी कि 34 मीटर। तो अब इस 1 सेकंड बाद नया वाला v कितना होगा, फिर से फंडा लगाया 1/f 1/v 1/u। f का मतलब प्लस का 1, v हमें पता नहीं, u मींस माइनस का 34, 1/1 प्लस का 1/34 1/v, तो ये आ जाएगा v बराबर कितना आएगा 34/35 मीटर। ये भी प्लस में आएगा वर्चुअल इमेज, तो ये आ गया 34/35। तो 1 सेकंड के टाइम में इमेज ने अपने आप को कितना शिफ्ट किया। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट इन इमेज, तो डिस्प्लेसमेंट इन इमेज में आ जाइए, तो डिफरेंस ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट इन इमेज। तो दोनों v वैल्यूज का डिफरेंस ले लिया जाए 39/40, डिफरेंस 34/35। सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंस का साइन लगा लिया, बड़े से छोटे वाले को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा ना, बोलो भाई, ये समथिंग मीटर आ जाएगा। ये तुम्हारी इमेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट आया,
और तुम्हारे पास में टोटल टाइम कितना है 1 सेकेंड का, तो इमेज की वेलोसिटी बराबर इमेज का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या टाइम। तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, अगर आप निकाल सकते हो तो हमें बता दो, आंसर भी दे दें आपको। तो जब आप इस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में जो इमेज का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो 1/280 मीटर आएगा। ये पूरा काम 1 सेकेंड में हुआ है, ये आ गया 1/280 अपॉन में टाइम कितना है, VI बराबर आ गया 1/280 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पूरी कैलकुलेशन ये सोच के की थी कि टाइम 0 पर पहले कितना था 39 मीटर, फिर यही पूरा प्रोसेस रिपीट करना है कि टाइम 0 पर वो पहले कहाँ पर था 29 मीटर। पूरी प्रोसेसिंग फिर करोगे, अब आंसर वो वाला मिल जाएगा जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर and then in the convex mirror find size position of image। एक सपोर्टिंग डायग्राम भी दिया गया है 71 में। तो पहले है कॉन्वेक्स मिरर और उसके पीछे है कॉन्केव मिरर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 70 सेंटीमीटर है। जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर साइज का है और कॉन्केव वाले मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों मिरर्स की फोकल लेंथ दे रखी है और ये कह दिया गया है कि पहले लाइट जो गिरी है वो कॉन्केव पर गिरी है। प्रोसेस स्टार्ट करना है कॉन्केव से। तो क्वेश्चन में ये आपका है कॉन्वेक्स वाला मिरर, ये है कॉन्केव वाला मिरर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 70 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये 2 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी ऑब्जेक्ट की और ये 30 सेंटीमीटर पर है और इस वाले मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और इस वाले मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। अब हम कुछ भी सोच सकते थे, ये भी तो सोच सकते थे पहले लाइट किस पर गिरी है, इस पर। आगे क्वेश्चन ने लिखा कि अगर लाइट पहले कॉन्केव वाले मिरर पर गिरे तो साइज और पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए। यानी जो इमेज बनाने का जो काम है वो सबसे पहले किसने किया है, कॉन्केव ने किया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, ये देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट चली, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये इमेज बनाएगा कहीं ना कहीं, बोलो कि कहां पर इमेज बनाएगा ये निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव वाले मिरर के लिए 1/f 1/v 1/u। f कितना है कॉन्केव वाले मिरर का, -10 हो जाएगा साइन, v पता नहीं चाहिए और u की वैल्यू कितनी है -30। माइनस का 1/10 माइनस का प्लस हो जाएगा ये 1/30 1/v, एलसीएम लोगे तो आएगा 30 पिज्जा एंड 1 v इज इक्वल टू आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही है। देखो कैलकुलेशन सही है ना, यानी जो इमेज है वो यहां कहीं बन रही है। ये तो 30 है तो 15 यहाँ कहीं बन रही है ना, तो इमेज यहाँ कहीं बन रही है, इमेज होगी। इसको कुछ नाम दे देते हैं, चलो A'। ऑब्जेक्ट का नाम ये था तो कॉन्केव ने अपना काम किया और ये इमेज बना दी 15 सेंटीमीटर पर। अब जब ये इमेज बन गई तो ये वाली इमेज इस वाले मिरर के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, और वो वाला मिरर फिर से इसका रिफॉर्मेशन करेगा। वो जो इमेज होगी दैट विल बी फाइनल, क्योंकि एक बार सबको इमेज बनाने का मौका मिल जाएगा तो प्रोसेस वहीं बंद कर देना, ठीक है। तो अब ये वाली जो इमेज है उसके लिए बनेगी ऑब्जेक्ट। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर ये जो नई इमेज बनी है ये वाली, इसका साइज भी निकालना जरूरत पड़ेगी। तो जो साइज आएगा इमेज का वो कैसे आएगा, तो I/O बराबर माइनस का V/U। I माने इमेज का साइज, इमेज का साइज I चाहिए,
ओ माने ऑर्बिटल साइज कितना है 2 है, माइनस का v कितना है माइनस का 15 और u कितना है माइनस का 30, तो 15 2 से तो i कितना आ जाएगा नेगेटिव 1 सेंटीमीटर आएगा। नेगेटिव का मतलब केवल ये होता है कि इमेज कैसी है उल्टी है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है उल्टी। तो i आपका 1 सेंटीमीटर आ गया, तो इस वाली इमेज का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट इज a डैश, यही तो क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, और इसका साइज क्या है 1 सेंटीमीटर, और इसकी उस मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी u, दैट विल बी 70 माइनस का 50, ये u होगा इसका, ये u होगा। 70 से 15 क्या करोगे माइनस, कितना आएगा ये कितना 55 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये इमेज कहां बनाएगा, तो फंडा लगाया 1/f 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू कितनी है प्लस का 50, कॉन्वेक्स इसलिए, v जो अब आएगा वो फाइनल होगा वो चाहिए, और u कितना है माइनस का 55। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/15 1/v माइनस का 1/55, 1/15 प्लस का 1/55 इज इक्वल टू 1/v। फिर सॉल्व करो, एलसीएम बताओ कितना आएगा इसका, एलसीएम 165 आएगा क्या इनका, 15 और 55 का 165 एलसीएम आ गया, कितना हो गया 15 बन जाए 15, ये 11 आ जाएगा, और ये कितने टाइम्स 3 टाइम्स 1/v, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 165/14 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में आना भी चाहिए क्योंकि कॉन्वेक्स वाला जो मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो फाइनल वाली इमेज इतनी डिस्टेंस पर होगी जो क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द साइज कॉमा पोजीशन ऑफ द इमेज, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो तो इतना हो गया 165/14, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गया 165/14 सेंटीमीटर, प्लस में आने से पता चलता है वर्चुअल। अब इसके लिए भी फंडा लगा दो I/O बराबर V/U, I मतलब साइज ऑफ इमेज, यानी कि I स्टार ले लिया कि जब ये वाला मिरर इमेज बनाएगा तो उसका साइज क्या है I स्टार। O माने ऑब्जेक्ट, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये है, कितनी लेंथ का है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। V, इस वाले मिरर ने जो v दिया है वो कितना दिया है प्लस का 165/40, u इस वाले मिरर का u कितना था इस वाले मिरर के लिए माइनस का 55, यहां से आ गया i स्टार 165/55 into 14, तो ये मिनिमाइज होगा क्या कितना 3/40। अब देखो यहाँ पे आई स्टार प्लस में आया, प्लस का मतलब क्या होगा कि इमेज कैसा है वर्चुअल है सीधा। तो दोनों क्वेश्चंस पूछे गए थे कि साइज बताइए और पोजीशन बताइए। तो साइज है 160, साइज है 3/14, 3/14 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 0.2, अप्रोक्सीमेटली 0.2, यानी कि ऑप्शंस को अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ए ऑप्शन सही है। लाइट कन्वर्जेस एट O विदाउट ऑप्टिकल फिनोमेना बाय कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पॉइंट O इज बिहाइंड द मिरर। देखिए ये कन्वर्जिंग लाइट है, ये कन्वर्जिंग लाइट है, कहां पे कन्वर्ज होती है O पर कन्वर्ज होती है, और कोई इसने फिनोमेना नहीं करी है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है लेकिन इसने भी कोई फिनोमेना नहीं की है। या वो ये कह रहा है कि आप ऐसा सोचो कि कॉन्वेक्स मिरर है लेकिन अभी कोई ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं हो रही है। और ये जो O वाला पॉइंट है वो मिरर से कितना पीछे है, तो दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब ओरिजिनल ऑप्टिक्स पर आई कि बिना ऑप्टिकल फिनोमेना के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता था ऑब्जेक्ट, और ये जो है आपका O ये क्या बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
तो कन्वर्जिंग लाइट का हालचाल जब होता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। अब रियलिटी पर आ जाओ। रियलिटी ये है कि ये कैसे हो सकता है, कन्वर्जिंग लाइट यहाँ तक तो पहुंचेगी लेकिन क्या उसके आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। कन्वर्जिंग लाइट यहाँ तक तो पहुंचेगी लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगी। अब ये लाइट यहाँ से क्या करेगी? ऑप्टिकल फिनोमेना। तो ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद जहाँ पे कट करेगी दैट विल बी द इमेज, वही चाहिए। तो फंडा लगा दिया हमने, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना है? प्लस का 20 है, v हमें चाहिए, u कितना है? 10 है। पहली बार देखिए प्लस का 10। अगर आप ओरिजिनल साइन कन्वेंशन से चलें तो वस्तु की दूरी कहां से लेते हैं? फ्रॉम द पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक चलोगे और आपके जो मूवमेंट का तरीका होगा वो ऐसे होगा और आने वाली लाइट भी वैसे ही तो है। अभी तक तुमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कैसी होती है? निगेटिव। लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था? रियल ऑब्जेक्ट था। यहाँ का ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो आप रटे रटाए साइन कन्वेंशन को मत फॉलो करना, आप टू द पॉइंट साइन कन्वेंशन जो होते हैं उनको फॉलो करना। तो मेरे को, हम लोगों को, सब लोगों को ओरिजिनल जो वे बताया गया था वो ये कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है फ्रॉम द सरफेस। चलिए प्रोसेस फॉलो किया, u आपका आ गया प्लस का 10 कर दिया मैंने। अब कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये ऑलवेज ट्रू है चाहे कुछ हो जाए। अगर आप सोचना भी चाहो तो इस वाले मिरर का फोकस नहीं कहीं तो होगा, तो मिरर से जब दौड़ोगे तो अलोंग में ही दौड़ोगे ना, वो ऑलवेज ट्रू है। v चाहिए, अननोन पे कभी साइन लगाते ही नहीं, मतलब नहीं। तो 1/20 माइनस का 1/10 बराबर 1/v। ये आ गया आपका 20, 20 बन जाए 20, 10 2 जा 20, 1/v माइनस का 10। चमत्कार देखिए, माइनस का 20 सही। चमत्कार देखिए, क्या चमत्कार है? तुम ये कहते थे कॉन्वेक्स वाला मिरर तो कभी रियल इमेज नहीं बनाता, बट यहाँ पे भी कैसा है? नेगेटिव। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो कॉन्वेक्स वाला मिरर, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो कॉन्वेक्स वाला मिरर रियल इमेज भी बनाता है और कॉन्वेक्स वाला मिरर वर्चुअल भी बनाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद में फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंसिडेंट वाली जो लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होती है इंसिडेंट लाइट। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर, जो कॉन्केव मिरर है वो गिव्स रियल इमेज, कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज। ठीक है। हाँ, तो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्केव वाला मिरर रियल इमेज भी देता है या फिर वर्चुअल इमेज देता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब जो इंसिडेंट लाइट है वो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग। तो इस सिचुएशन में जो ये कॉन्केव का मिरर है, कॉन्केव मिरर gives only real image। तो कॉन्केव का मिरर है वो केवल और केवल रियल इमेज देता है, कभी वर्चुअल नहीं देता। मैं कुछ डायग्राम बनाता हूं, ये देखो कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर प्रॉपर्ली इसको सजा रखा है हम लोगों ने पैरामीटर्स के साथ। फोकस है, सेंटर भी है, फोकस तक ही इतना सही है। अब हम इस पर एक कन्वर्जिंग लाइट डालते हैं, तो ये कन्वर्जिंग लाइट आ रही है। थोड़ी देर के लिए जब इस कन्वर्जिंग लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये सोच के इंसिडेंट करते हैं कि मिरर नहीं है। तो ये कन्वर्जिंग लाइट हमने इस पर इंसिडेंट की, ये सोच करके मिरर नहीं है। और
और एक लाइन ये सिंप्लिसिटी के लिए कन्वर्जिंग। तो अगर मिरर नहीं है तो ये लाइन जहां पर भी कट करेगी दैट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन मिरर है। अब हमने कहा कि नहीं मिरर तो है, तो ये लाइन इसके आगे बढ़ पाएगी और ये इसके आगे बढ़ पाएगी नहीं। देखो ये वाली तो ऐसे ही वापस हो जाएगी लौट करके, और इसका जरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल बनाओगे आप, आई बराबर आर से जब लौटाओगे तो देखो अपने आप कट करेंगे। कैसी इमेज बनेगी? रियल बनेगी नहीं बनेगी? अब घर पर जाकर के आप 2 4 5 स्टेप्स डायग्राम के और बना के देख लेना, तो आप ये पाओगे कि कॉनकेव वाले मिरर पर जब इंसिडेंट लाइट कन्वर्जिंग होती है, मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, तो ये हमेशा इमेज कैसी देता है? रियल। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट रियल है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट मतलब हो गया इंसिडेंट लाइट जो है वो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। तो जो कॉन्वेक्स वाला मिरर है, कॉन्वेक्स वाला मिरर गिव्स ओनली वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स वाला मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। लेकिन अगर अपने पास में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट लाइट कैसी है? कन्वर्जिंग। तो ये कॉन्वेक्स वाला मिरर भी बड़ा कमाल का काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर गिव्स रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज। तो ये एक अपडेट उस क्वेश्चन के बाद हमको मिल गई, और अब सही समय भी है कि हम आपको ये बात बता दें। एंड दैट इज वाई अगर ये कहा जाए कि ऐसा कौन सा मिरर है जो केवल रियल इमेज देता है, ऐसा कौन सा मिरर है जो केवल वर्चुअल इमेज देता है, तो स्फेरिकल मिरर में ऐसा कोई भी मिरर नहीं है। कुछ किसी केस में ओनली रियल इमेज देते हैं, तो कुछ किसी केस में ओनली वर्चुअल देते हैं, तो किसी किसी केस में क्या करते हैं? दोनों। नोट कर लीजिए इसको। देखिए पूरी रे ऑप्टिक्स में एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये टर्म आपको 4 तरीके से मिलेगा। एक तो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग m और ये l से लिखते हैं। एक होता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग m s से लिखेंगे। और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम कैपिटल M से लिखेंगे। तो मैग्निफिकेशंस के इतने सारे मतलब होते हैं। ये जो आखिरी वाला मैग्निफिकेशन है ये रिलेटेड है विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया, रिलेटेड विद माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो अगर किसी प्रॉब्लम में आगे आने वाले समय में जब हम लोग इस चैप्टर तक जाएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि हम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या समझें। तो अगर क्वेश्चन में टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन का मतलब कौन सा मैग्निफिकेशन? एंगुलर वाला। सुपरफिशियल जो मैग्निफिकेशन है वो ऐसे आता है, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास में इमेज, जिसके पास में एरिया है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, अब वो चाहे जिसका प्रिंसिपल एक्सेस हो, चाहे ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सेस हो, चाहे वो लेंस का प्रिंसिपल एक्सेस हो, चाहे प्रिज्म का प्रिंसिपल एक्सेस हो, तो एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके का है यहाँ पे। तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसके पास में क्या है? एरिया है। तो इसकी जो सपोर्टिंग इमेज बनेगी उसके पास भी क्या होगा? एरिया। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में एरिया होता है
तो इमेज का एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट का एरिया, दैट इज कॉल्ड द सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है? वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट when length object is along principal axis, length object is along principal axis, principal axis। now check the situation। भाई यही प्रिंसिपल एक्सिस है और लीजिए मार्कर रखा हुआ है, जिस मार्कर से लिखा जा रहा है वो ऐसे रखा हुआ है। तो मार्कर लंबाई वाला ऑब्जेक्ट है, लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है। अगर लेंथ वाला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लेटा हुआ है, अलोंग में है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी अलोंग ही बनेगी। तो इमेज बन जाने के बाद जो इमेज का लेंथ है, जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, दैट रेशियो इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल। एंड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है भाई? लीनियर मैग्निफिकेशन है लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज को आप साइज ऑफ इमेज भी कह सकते हो, साइज ऑफ इमेज, और अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इस पर्टिकुलर के बारे में हम कब सोचते हैं? जब when length ऑब्जेक्ट यानी लंबाई वाले ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ चेक द सिचुएशन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट ऐसा है, वही मार्कर अपन ने ऐसे रख दिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रख दिया। अब जो इमेज बनेगी उसका इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज क्या दे देगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो 4 तरीके के मैग्निफिकेशंस होते हैं। लास्ट वाले को लेकर के तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की बात होती है और कहीं पर मैग्निफिकेशन लिखा हुआ है तो हमारा दिमाग तुरंत एंगुलर के बारे में सोचेगा। और बाकी जो ऊपर के 3 है, चेक द सिचुएशन, दिस इज द स्पेशल केस। ये वाला जो केस है वो कैसा है? स्पेशल। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन कभी फ्रेम होगा तो लंबाई वाली जो चीज होगी, जो ऑब्जेक्ट होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होगी? अलोंग होगी। तुरंत इसके बारे में सोचना। और ये भी एक स्पेशल है, जब ऑब्जेक्ट में कैसा होगा? एरिया होगा। अदरवाइज हम जनरल वे में जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो 30 नंबर, उसको आप देखिए क्या है वो क्वेश्चन। ए यू शेप वायर इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉन्केव मिरर हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। फाइंड की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है तो सही कर लेना उसको। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। क्या है क्वेश्चन? एक डायग्राम भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। तो उसमें ये कॉन्केव वाला मिरर है और इस कॉन्केव वाले मिरर के सामने यू शेप वायर मोड़ दिया गया है। तो ये देखिए यू शेप वायर है, ये यू शेप वायर रखा हुआ है। एक वायर है, इसको मोड़ करके यू शेप बना दिया गया है। इसकी ये वाली जो डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर है, ये वाली डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली डायमेंशन है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस यू शेप वायर का कुछ नाम नहीं है। अगर हम आपके, चूंकि हमें आपके साथ डिस्कशन करना है क्वेश्चन का, तो मान लेते हैं कि इस यू शेप वायर का इस वाले हिस्से का नाम है ए बी और इसका नाम है एम और एन। तो ये यू शेप वायर का नाम हो गया ए बी एम एन। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, दैट इज 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। और जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर बराबर है 20 सेंटीमीटर। हमें टोटल लेंथ ऑफ इमेज चाहिए। क्या चाहिए? टोटल लेंथ ऑफ इमेज। तो अब टोटल लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा। तो पहले आप ये स्पेस हमको खाली करके दे देना, यहां से लेकर के और ये सारी चीजें, क्वेश्चन छोड़ के आगे सब कुछ। अब देखिए इस यू से वायर का हमें इमेज जो बनेगा, टोटल लेंथ ऑफ द इमेज चाहिए।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्शन ए बी की। जो पोर्शन ए बी है उसकी जो इमेज बनेगी, तो पोर्शन ए बी के लिए फंडा लगा रहे हैं m बराबर f अपॉन f माइनस यू। फंडा लगाया m बराबर f अपॉन f माइनस यू। m की जगह पे क्या होगा i बाई o। क्यों? क्योंकि ए बी पोर्शन लेंथ वाला है और प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा है 90 डिग्री पर भी, तो लीनियर वाला मैग्निफिकेशन ही चलेगा। तो f अपॉन f माइनस यू हमारे इस फार्मूले में स्मॉल m लीनियर मैग्निफिकेशन है। I मींस इमेज का साइज, मान लेते हैं कि ए बी की जो इमेज बनेगी वो a डैश b डैश होगी। o माने ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 10। f मींस फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ -10 u। तो ए बी वाला जो है कितने पर है 40 पर है, -40। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द मिरर कितना होगा 30 + 10 यानी कि 40। तो यहां से आ गया a डैश b डैश बाई 10 -10, और ये कितना आ जाएगा 30, 10 का 30 आएगा ना। तो a डैश b डैश इज इक्वल टू आ जाएगा -10/3 सेंटीमीटर। a डैश b डैश जो है दैट इज 10/3 सेंटीमीटर, और नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज। तो जो इमेज का लेंथ है दैट इज 10/3 सेंटीमीटर, और जो नेगेटिव है वो रियल इमेज है। पोर्शन mn की बात कर लो। फॉर mn, तो mn वाला भी लेंथ वाला है और 90 डिग्री पर है, यही फंडा लगा दो। f अपॉन f माइनस यू, i बाई o f अपॉन f माइनस यू। i इस इमेज का साइज m डैश n डैश, o मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज 10, f मीन्स -10 u इज -30। तो यहां से आ गया m डैश n डैश बाई 10, ये -10 अपॉन में 20, तो कितना आ गया ये 5। m डैश n डैश 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज। साइज ऑफ इमेज में नेगेटिव आता है तो रियल इमेज। अब हम बात करते हैं पोर्शन bm की, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो इसको थोड़ा सा आप समझें कि जो लेंथ वाला ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर लेटा हुआ है तो उसकी इमेज की लेंथ कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका नाम है PQ। तो इसकी लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेसिंग होगी इसके लिए। जो प्रोसेसिंग इसके लिए होगी वही प्रोसेसिंग इसके लिए रखोगे bm के लिए। तो तरीका ये होता है कि इसका जो नियर पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, वो पॉइंट जो मिरर के सबसे करीब है उसको हम नियर पॉइंट बोलेंगे। उसके लिए फंडा लगाएंगे 1/f 1/v 1/u। u नियर पॉइंट वाला जो सबसे क्लोजेस्ट है, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग है v नियर पॉइंट वाला निकल आएगा। ठीक है ना। तो ये जरा मैं अप्लाई करता हूं यहां पर इस केस में। तो फॉर नियर यानी कि क्लोजेस्ट पॉइंट m, तो क्लोजेस्ट पॉइंट m के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूं 1/f 1/v 1/u। 1/f v m वाले पॉइंट का v नहीं पता निकालना, m वाले पॉइंट का u। f मींस फोकल लेंथ -10, vm का चाहिए, और um का कितना -30। तो यहां से आ जाएगा माइनस का 1/10 प्लस का 1/30 और 1/vm, ये आ जाएगा 30 LCM, 3 जा एंड 1 जा 1/vm। vm की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव का मतलब रियल इमेज। मान लो Q वाले की तुमने इमेज बनाई, सपोज कर लो Q की तुमने इमेज बनाई, पूरा प्रोसेस सबको भूल गए, केवल Q को याद रखना। तो Q वाले की इमेज यहां बनी है, तो अगर Q वाले की इमेज यहां बनी है तो ये VQ होगा कि नहीं होगा, बोलो ना VQ होगा। तो ऐसे तुम्हारा ये VM आ गया। फिर आप क्या करो कि जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, जो सबसे दूर है, उसके लिए बात कर लो। तो यहाँ पर सबसे आगे वाला पॉइंट कौन है P, और यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में कौन है B।
तो हम उसके लिए मूव करते हैं। फॉर फारदेस्ट पॉइंट, तो फारदेस्ट पॉइंट यहां पर n, तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर लेटा हुआ है, अलोंग है, तो क्लोजेस्ट पॉइंट के लिए बात करो और फारदेस्ट पॉइंट के लिए बात करो। फार्मूला लगाओ 1/f 1/v, फारदेस्ट पॉइंट का नाम क्या है n, 1/u, फारदेस्ट पॉइंट का नाम यहां पर b है। तो फारदेस्ट पॉइंट के लिए फार्मूला लगाओ, तो देखो f की जगह पे -10, v हमें पता नहीं, और u फारदेस्ट का कितना, माइनस का 40, माइनस का 1/10 प्लस का 1/40 इज इक्वल टू 1/vb। एलसीएम ले लिया, 40 आएगा, 4 जाए एंड 1 जाए 1/vb, तो vb इज इक्वल टू हो गया 40/3। नेगेटिव का मतलब क्या, रियल इमेज। फारदेस्ट पॉइंट b के लिए vb आ चुका है माइनस का 40/3, नेगेटिव का मतलब है रियल इमेज। तो अब लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, दोनों v वैल्यू का क्या करेंगे, डिफरेंस। तो दोनों v वैल्यू का डिफरेंस, b वाले की vb ये है और m वाले का vm ये है, दोनों का डिफरेंस कर लिए, तो साइज ऑफ इमेज आ गया। फिर टोटल लेंथ ऑफ इमेज क्या होगा, ab का a डैश b डैश, bm का b डैश m डैश, mn का m डैश n डैश, और ये पूरा निकल के आ जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर अलोंग में रखा जाए तो आप पूरे ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कशन किया करो, केवल उस पॉइंट का v निकाला करो जो क्लोजेस्ट पॉइंट है मिरर से, और उस पॉइंट का इमेज निकालो जो फारदेस्ट है मिरर से। दोनों की v वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट विल बी लेंथ ऑफ द इमेज। ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए आपको। b वाले की इमेज कहीं ना कहीं बनेगी वो b डैश है, m वाले की इमेज कहीं ना कहीं बनेगी वो m डैश है, b वाले का vb पता चल चुका है, m वाले का vm पता चल चुका है, दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में एक रिलेशनशिप होती है, और वो रिलेशनशिप ये होती है कि किसी भी सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्क है ये, तो मुझे तो ये डिस्क दिखाई दे रही है और मुझे इसका ये एरिया भी दिखाई दे रहा है, और ये डिस्क को हमने मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे रख दिया। प्रिंसिपल एक्सिस ये ऐसे पॉइंट है जो हम तब भी सही हो जब लेंस आएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने ये डिस्क रखी हुई है, तो हमको तो इसका एरिया दिखाई दे रहा है कि जो एरिया है वो AO है, O माने ऑब्जेक्ट। तो जब इसका इमेज बनेगा, तो जो इमेज बनेगा, मान लेते हैं कि इमेज ये बना है, तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट में एरिया दिखाई दे रहा था तो मुझे इमेज में भी क्या दिखाई देगा, एरिया ही दिखाई देगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा AI। तो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बराबर होता है AI/AO। ये तो हमारा विजन हो गया कि हम सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट में एरिया देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे कि इस सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट में डायमीटर देख रहे थे, वो एरिया पे ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा हम तो डायमीटर पे ध्यान दे रहे थे, तो जो लोग डायमीटर पर ध्यान दे रहे थे उनके लिए ये क्या बन गया, लीनियर। उन्होंने तो लेंथ पर केवल फोकस किया, और जो इमेज बनेगा उसमें भी क्या आएगा, लीनियर वाला फीचर। तो लीनियर वाला फीचर आएगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी होगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशंस को लेटरल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप पहले ये समझो कि सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में दो विजन हो सकते हैं। एक विजन ऐसा है कि वो एरिया पे नोटिस करता है, दूसरा विजन कैसा है, वो डायमेंशंस पे नोटिस करता है। जैसे मान लो स्क्वायर है, अगर ऑब्जेक्ट और स्क्वायर जैसा है तो तुमने पूरे एरिया पे फोकस किया, तुमने ms निकाला, और हमने क्या किया, स्क्वायर के किस पे फोकस किया, डायगोनल पर या साइड पर। तो अगर मैं डायगोनल पे फोकस करूंगा या साइड पर फोकस करूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। एंड दैट इज व्हाई जब जब ये सुपरफिशियल का ऑब्जेक्ट होगा दो विजन पॉसिबल है,
तो someone calculate the ms and someone calculate the linear। तो इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है तो वो मैं सीधे आपको बताता हूँ, इसके बारे में डिटेल नहीं देता। ms बराबर m स्क्वायर ये होती है। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैविंग द स्क्वायर शेप, और इस ऑब्जेक्ट में जो शेप है वो स्क्वायर जैसा है। इसका जो लेटरल मैग्निफिकेशन है मतलब लीनियर वाला वो कैसा है 0.4, एरिया ऑफ इमेज चाहिए। तो हमको फंडा पता है कि भाई ms बराबर क्या होता है m स्क्वायर, ms की जगह पे लिखेंगे ai बाई ao और m की जगह पे क्या क्वेश्चन में 0.4, तो ao कितना है 100 और ये 0.16, ai कितना आ गया 16 सेंटीमीटर।